नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां एक समुद्री तूफान एक राजनीतिक भूचाल में बदल गया। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे एक देश टूटा और कैसे एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। ये लाइनें सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं हैं, ये एक चेतावनी है। ये हमें दिखाती हैं कि जब प्रकृति का कहर और सरकार की बेपरवाही एक साथ मिल जाएं, तो लोगों का गुस्सा एक ऐसी आग बन सकता है जो पूरे देश के नक्शे को बदल कर रख दे। तो देखिए, हमारा ये सफर शुरू होगा एक तूफान से। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया गया और कैसे इस इनकार ने ऑपरेशन सर्चलाइट नाम के एक भयानक फौजी अभियान को जन्म दिया। इसके बाद कहानी में एंट्री होगी भारत की और हम जानेंगे एक हैरत अंगेज समुद्री बगावत के बारे में जिसने इस पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है और इस कहानी की जड़ें थीं दशकों की नाइंसाफी में और एक ऐसे भयानक चक्रवात में जिसने पहले से मौजूद दरारों को और भी गहरा कर दिया। 3 लाख। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये दिखाता है कि पूर्वी पाकिस्तान पर कितनी बड़ी मुसीबत आई थी। और ऐसे वक्त में जब लोगों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी सरकार का रवैया बेहद सुस्त और ठंडा था और इसी बेपरवाही ने गुस्से की चिंगारी को भड़का दिया। लेकिन ये मामला सिर्फ एक तूफान का नहीं था, जड़ें बहुत गहरी थीं। यहाँ देखिए, पूर्वी पाकिस्तान में देश की ज्यादातर आबादी रहती थी, देश की कमाई में भी उनका बड़ा हिस्सा था, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता था? ना के बराबर संसाधन और सेना में भी बस नाम मात्र की हिस्सेदारी। यही वो आर्थिक भेदभाव था जो बंगाली राष्ट्रवाद की आग को हवा दे रहा था। इस बढ़ते गुस्से के बीच एक उम्मीद जगी, एक चुनाव। सबको लगा कि ये चुनाव एक समाधान लेकर आएगा, लेकिन जो समाधान होना चाहिए था वही सबसे बड़ी समस्या बन गया। और इस कहानी के हीरो थे शेख मुजीबुर रहमान, एक ऐसे लीडर जिन्हें लोग प्यार से बंग बंधु बुलाते थे, मतलब बंगाल का दोस्त। उनका 6 सूत्रीय कार्यक्रम बहुत साफ था। पूर्वी पाकिस्तान के लिए और ज्यादा अधिकार, अपना पैसा खुद संभालने का हक और अपनी सुरक्षा के लिए एक अलग फोर्स बनाने की इजाजत। और फिर देखिए क्या हुआ। लोगों का वो सारा गुस्सा वोटों में बदल गया। 1970 के चुनाव में मुजीब की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की लगभग सारी सीटें जीत लीं। इसका मतलब था कि नेशनल असेंबली में उनके पास बहुमत था। दशकों से सत्ता पर काबिज पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के लिए ये एक झटके जैसा था। पहली बार उन्हें पूर्व की एक पार्टी के नीचे काम करना पड़ता और ये उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही भयंकर मोड़ ले लिया। अब बात बातचीत से नहीं बल्कि बंदूक की नोक पर होने वाली थी। मार्च 1971 का महीना और हर दिन के साथ हालात बद से बदतर होते गए। जैसे ही नेशनल असेंबली को टाला गया, मुजीब ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। चारों तरफ विरोध प्रदर्शन होने लगे और फिर आई 25 मार्च की वो काली रात जब पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों पर हमला बोल दिया। बस ये एक लाइन, इस एक लाइन में ही पूरे ऑपरेशन का क्रूर मकसद छिपा था। ये कोई शांति बहाल करने की कोशिश नहीं थी, ये विरोध की हर आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने की एक साजिश थी। ढाका यूनिवर्सिटी, जो ज्ञान का केंद्र थी, उसे कत्लगाह बना दिया गया। बुद्धिजीवियों, छात्रों और नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। शेख मुजीब को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आज़ादी की जो चिंगारी उन्होंने जलाई थी, वो अब एक सशस्त्र विद्रोह की आग बन चुकी थी। इस बर्बरता ने आग को पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं के पार धकेल दिया। अब इस कहानी में एक नए और बहुत ताकतवर किरदार की एंट्री होने वाली थी, और वो था पड़ोसी देश भारत। इस लड़ाई का दिल और धड़कन थी मुक्ति वाहिनी। ये कोई आम लोग नहीं थे, इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी सेना के ही बंगाली सैनिक थे जिन्होंने अपने लोगों पर जुल्म होते देख बगावत कर दी थी। ये ट्रेंड सैनिक थे जो अब अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार थे। अब भारत चुप नहीं रह सकता था। लाखों लोग जान बचाने के लिए सीमा पार करके भारत आ रहे थे, जिससे एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया था। साथ ही ये भारत की अपनी सुरक्षा का भी सवाल था। इसलिए भारतीय संसद ने इसे नरसंहार का नाम दिया और पर्दे के पीछे मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग और हथियार देना शुरू कर दिया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही थी। हजारों मील दूर समंदर की गहराइयों में
बगावत की एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए, फ्रांस का एक नेवल बेस, वहां पाकिस्तानी पनडुब्बी मैंग्रोव पर कुछ बंगाली नाविक तैनात थे। जब उन्हें अपने वतन में हो रहे अत्याचार की खबरें मिली तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया, अपनी पनडुब्बी छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने का। ये किसी जासूसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। उनके लीडर अब्दुल वाहिद चौधरी ने चुपके से सबके पासपोर्ट हासिल किए, अपने भरोसे के साथियों को तैयार किया और कई देशों से होते हुए भागने का एक खतरनाक प्लान बनाया। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। अगर पकड़े जाते तो सजा सिर्फ मौत थी। तो सवाल ये उठता है कि ये नौसेना के बेहतरीन नाविक जो अपनी नेवी का गौरव थे, वो सब कुछ दांव पर लगाकर ऐसा क्यों कर रहे थे? जवाब उस एक जज्बे में छिपा था, जिससे वो जुड़ना चाहते थे, अपने लोगों की आज़ादी का जज्बा। और अब कहानी के सारे धागे एक साथ आकर जुड़ रहे थे। एक छिपा हुआ गुरिल्ला युद्ध, एक अंतर्राष्ट्रीय बगावत और लाखों शरणार्थी। ये सब मिलकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े युद्ध की जमीन तैयार कर रहे थे। मैंग्रोव से भागे हुए नाविक सिर्फ बगावत का प्रतीक नहीं थे, वे अपने साथ लाए थे समंदर में लड़ने की ताकत। अब भारत के समर्थन से मुक्ति वाहिनी सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि पानी में भी दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार थी। लड़ाई का दायरा अब और बड़ा हो गया था। तो अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। एक तरफ लगातार हो रहा नरसंहार, दूसरी तरफ भारत पर बढ़ता शरणार्थियों का बोझ, एक ताकतवर गुरिल्ला सेना मैदान में और मैंग्रोव जैसी घटनाओं से दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि एक बड़ा युद्ध होना लगभग तय था। जो कहानी एक चक्रवात और एक चुनाव से शुरू हुई थी, वो अब एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष बन चुकी थी। एक ऐसा संघर्ष जो दक्षिण एशिया की सीमाओं को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और ये हमें इस बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, लोगों की आज़ादी की लड़ाई में कितनी ताकत होती है कि वो दुनिया का नक्शा ही बदल दे।